नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोशन में और हमारे चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। जैसा कि मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं, पहला चैप्टर हमने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मनकों के बारे में, मतलब पूरी डिटेल से पढ़े थे हमने। अब इस चैप्टर में जो हम सेकंड चैप्टर है राजा, किसान और नगर, इस चैप्टर में हम 16 महाजनपद के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। वहां लोग कैसे रहते थे, उनकी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था से क्या मतलब होता है? राजनीतिक मतलब वहां की सरकारें कैसी थी, राजा कैसा हुआ करते थे। सामाजिक मतलब वहां के लोग कैसे थे, लोग आपस में किस तरह से मिलजुल कर रहते थे, क्या कुछ तरीका होता था उनका रहने सहने का, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है किस चीज पर आधारित है? ये चैप्टर जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो है वैदिक सभ्यता आई। वैदिक, आपने वेदों के बारे में सुना होगा, हमारे वेद हैं, 4 ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, उन सब के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा तो आज हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं कि क्या होते थे वेद, क्या होती है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता जो है आर्यों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। आर्य एक राजा हुआ करते थे, मतलब आर्य एक समाज था बेसिकली, जो समाज हड़प्पा सभ्यता के बाद की काल जो था उसमें उनको पाया जाता है, आर्य पाए जाते हैं। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि 5000 साल पहले, और इस चैप्टर में क्या है, 3500 साल पहले। कितने साल पहले? 3500 साल, तो मतलब 1500 ईसा पूर्व। 2000 ये और 1500 वो, तो 1500 और 2000 3500 ईसा पूर्व से 600 ईसा, मतलब 3500 से 2600 तक की बीच की वो है, बात करेंगे उस चीज की हम। तो वैदिक सभ्यता क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित थी, लेकिन उसका पतन हो गया। उसके बाद एक सभ्यता जो शुरू हुई, वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का स्टार्टिंग, शुरुआत जो था वो क्या था? ग्रामीण सभ्यता थी, जो 1500 से कब तक चली है? 600 तक चली है। वैदिक काल में ही चारों वेदों की रचना हुई। 4 वेद हैं, उनके नाम बताएंगे, आप सभी को बताएंगे, अच्छे से उनके बारे में बताएंगे। उन चारों वेदों की रचना इसी काल में हुई। वैदिक सभ्यता के बाद महाजनपद काल आया। इस समय नए नगरों का विकास हुआ, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। चलिए आगे बात करते हैं फिर। तो वैदिक लोग जो थे वो संस्कृत, आर्य लोग थे बेसिकली, और संस्कृत बोलते थे। 4 वेद का नाम आप सभी के सामने दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। क्या है? पहला नाम लिखिए आप सभी। तो सामने दिख रहा होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप सभी को इसका नाम लिख लेना है और नोट्स बनाते जाना है इस चैप्टर का भी। पहले चैप्टर के आपने नोट्स बना लिए थे, और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप अभी मैंने नहीं करवाया है, करवाऊंगा आप सभी को। पहले मैंने सोचा कि आपको इसके डिटेल्स और नोट्स प्रोवाइड कर दूं, जिसके बाद आप सभी को चैप्टर वाइज हर चैप्टर के अलग अलग आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर सके। चलिए, वैदिक सभ्यता में आर्य लोग थे, संस्कृत, 4 वेद, नाम लिख लिया। अब इसको वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल में पहला ऋग्वेद, जैन और बौद्ध धर्म आया। ऋग्वेद के टाइम में कौन कौन से धर्म आए? जैन और बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। फिर उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद, आप सभी ने देखा होगा, टीवी में भी आता है, सीरियल आता है, वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, पोरस के नाम से, मतलब अलग अलग प्रकार के आते हैं सीरियल्स। तो उसमें भी आपने सुना होगा धनानंद का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम। तो उसी की उस पे जब नंद वंश जो था, ये धनानंद जो था, इसके वंश का खात्मा हुआ, तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और आप सभी ने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी इसको, चंद्रगुप्त को अपनी साम्राज्य बनाने में। चलिए अब बात करेंगे हम चंद्रगुप्त के बारे में। तो वैदिक सभ्यता जो था उसके बारे में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में है। और एक और विनती करूंगा आप सभी से, बुक जरूर पढ़ा कीजिए। बुक पढ़ने के बाद अगर आप ये हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है बेसिकली मौर्य वंश का संस्थापक है। मौर्य वंश की स्थापना इसी ने करी थी। किसकी हेल्प से? वो चाणक्य, कौटिल्य जिसको बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी उन्हीं का नाम है, उनकी हेल्प से करी है। मैं आपको तस्वीर जरूर दिखाऊंगा चंद्रगुप्त मौर्य की भी, और साथ ही साथ कौटिल्य की भी, जिससे आपको इमेजिनेशन करने में हेल्प मिल सके।
ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 340 ईसा पूर्व, मतलब आज से 2020 आ गया ये, तो 2020 और प्लस 340 मतलब 2360, इतने साल पहले उसका जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। कहाँ हुआ था? पटना के बिहार जिले में हुआ था। ईसवी पूर्व में पटना के बिहार जिले में हुआ था। नहीं, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इसको सही से कर लीजिए, बिहार के पटना जिले में हुआ था। तो भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे। तो हिंदू सम्राट इनको बहुत, मतलब इन्होंने प्रथम हिंदू सम्राट इनको बोला जाता है। और इन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया था अपने साम्राज्य का। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, ये तीनों एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है, आप कहीं सोच रहे हो अलग अलग है। ये तीनों एक ही थे, इनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अब इनके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, उस चीज की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त कौटिल्य की कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। जैसा कि इन तस्वीरों से देख पा रहे होंगे, बेसिकली इस प्रकार से कुछ इमेजिनेशन किया जाता है, असली तस्वीरें तो है नहीं, और सीरियल्स वगैरह जो होते हैं उनकी तस्वीरों से आपको इमेजिन करके बताया जा सकता है, क्योंकि इनके रियल पिक्चर्स तो आपको मिल नहीं सकते। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो थे उनके गुरु थे। चाणक्य बहुत ही ज्यादा शिक्षित गुरु थे जो तक्षशिला में पढ़ाते थे। और यही कुछ तस्वीरें हैं, मतलब ये तस्वीरें तो सीरियल्स के आधार पर हैं, तो आप इससे इमेजिनेशन लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार इनका राज्य साम्राज्य स्थापित किया गया था। चलिए अब बात करते हैं डिटेल कैसे पता चला इनका। तो इनकी जो बहुत पहले जो था हिंदी या फिर कुछ और जो तमिल, ये सब भाषाएं मतलब वो उस टाइम थी, उनसे विकास हो गया। ये हिंदी वगैरह, इंग्लिश जो आप फारसी ये सब देखते हो, ये उन दिनों नहीं हुआ करता था। तो कौन सी होती थी, कौन सी भाषा होती थी, कौन सी लिपि होती थी? तो हाँ, आप सभी जानते हैं किसी भी भाषा की एक लिपि होती है। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का उस टाइम मतलब यूज किया जाता था। तो अब ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि इतने साल पुराने लोग तो है नहीं। तो इसको क्या किया गया, जैसे 1830 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, अंग्रेज थे बेसिकली, अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला था। अब इसने अर्थ कैसे निकाला? अब देखिए, ये कंपेयर करते हैं कुछ चीजों से। जैसे यहाँ ब्राह्मी लिपि है, वो यूनानी बेसिकली उस तरफ होता है, अरब देशों में, जैसे इराक हो गया और ईरान हो गया, इस तरफ के जो लोग थे ये यूनानी भाषा का प्रयोग करते थे। और इनके भाषा जो थी वो फिर अंग्रेजों को भी थोड़ी बहुत आती थी। तो उस चीजों से, उन चीजों को इन्होंने कोरिलेट करके, एक दूसरे से समांतर बिठा के, चीजों को मिला के, मैच करके कि ये किससे मिलता है, ये शब्द किससे मिलता है, इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग शुरू के अभिलेखों और सिक्कों पर किया गया था। तो उसको कैसे पढ़ा जाए? तो जेम्स प्रिंसेप को यह बात पता चल गई कि ज्यादातर अभिलेखों और सिक्कों पर पियदर्सी राजा का नाम लिखा था। अब ये पियदर्सी क्या होता था उसके बारे में बताएंगे, और इसको पढ़ा कैसे गया उसके बारे में बताएंगे। पढ़ा गया कैसे गया वो तो मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको लिखना किस तरीके से है वो बताऊंगा। देखिए, पियदर्सी एक होता है मनोहर मुख्य आकृति वाला राजा, मतलब जो बहुत अच्छा दिखने वाला राजा हो, मुंह उसका सुंदर हो, ऐसा राजा। तो पियदर्सी राजा का नाम लिखा होता था उन सिक्कों पर, उन दिनों जो सिक्के मिले। अब देखिए, कुछ लिपि जो यहाँ पाई गई, कुछ पश्चिमोत्तर मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, जैसे यूरोप के कंट्रीज हैं, वो है अमेरिका है, और इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये सब इन कंट्रीज में भी कुछ मिली अभिलेख जो खरोष्ठी से मिलती जुलती थी। और यूनानी बताया मैंने आपको, यूनान जो ईरान वगैरह, यूनान बोला जाता है उस पूरे एरिया को। तो वहां पर हिंदू राजा भी राज करते थे। पहले तो आपने देखा होगा, अखंड भारत का नाम सुना होगा, मैं आपको अखंड भारत की मैप भी दिखाऊंगा, जिसमें पूरा भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा एरिया जो था वो उन दिनों हिंदू राजा के अंडर आया करता था। तो वहां पर भी खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया था। अब देखिए, अशोक की जो लिपियां हैं वो बताया जाता है कि वो अफगानिस्तान में भी मिले, और ईरान तक, मतलब दूर दूर तक फैला हुआ था इनका साम्राज्य, और दूर दूर तक इनका व्यापार भी हुआ करता था। जो सिक्के एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे, तो सिक्के वहां भी मिले। ठीक है, तो उनके द्वारा बनाए गए सिक्कों से खरोष्ठी लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। यूनानी और हिंदू जो राजा मिक्सचर थे,
तो वो दोनों एक दूसरे की चीजें यूज करते थे, और वहां पर यूनानी भाषा और खरोष्टी भाषा में कुछ मैच सा मिला। तो उनके द्वारा बनाए गए सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे थे, दोनों ही उसमें लिखे थे, यूनानी भाषा में भी और खरोष्टी भाषा में भी। तो यूनानी भाषा और अंग्रेजी जो थे वो दोनों पढ़ने वाले यूरोप के जो विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, इस चीज को मैच किया कि इस राजा का नाम यूनानी में इस प्रकार से लिखा है तो खरोष्टी में इस प्रकार से लिखा है, तो उसका मतलब क्या होगा। तो उस तरीके से मैच करके फिर इनका मैच वो मेल किया गया और अक्षरों का मीनिंग निकाला गया। तो ये खरोष्ठी लिपि था। अब देखिए खरोष्ठी लिपि लिखी कैसे जाती है और यूनानी लिपि कैसे लिखी जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार तस्वीरों से। हाँ जी, तो देख सकते हैं आप, ये देखिए ये खरोष्ठी है, ये जो है खरोष्ठी लिपि है। कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि। तो इस प्रकार से लिखा जाता था। आप समझ नहीं पा रहे होंगे आप भी क्या है कैसे है। तो इन्होंने जो देखिए, ये जो था ग्रीक लैंग्वेज, मतलब वो यूनानी भाषा का इंग्लिश में अनुवाद था। तो उससे इन्होंने मैच किया कि जैसे राम लिखा है इसमें यूनानी में, और राम खरोष्ठी में कैसे लिखा है। तो मैच किया कि र इसमें खरोष्ठी में कैसे होता है और यूनानी में कैसे होता है। तो इस प्रकार से मैच कर करके इस भाषा का विकास किया गया, इस भाषा को पढ़ा जा सका, खरोष्ठी को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। अब बात करेंगे, ये तो हमने बता दिया यूनानी भाषा और मतलब यूरोप जो लोग थे इंग्लिश मतलब मैच करके पढ़ लिए। अब ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा गया? ब्राह्मी लिपि जो है वो और पुरानी भाषा है, ये लिपि और पुरानी है, तो काफी प्राचीन लिपि है। आज हम लगभग भारत में जितनी भी भाषाएं पढ़ते हैं, जैसे हिंदी पढ़ रहे हो, गुजराती, मराठी, जितनी भी भाषाएं हैं, बंगाली या फिर और भी प्रकार की, जैसे साउथ इंडिया की तमिल भाषा है, तेलुगु है, जितनी भी भाषाएं हैं लगभग लगभग सभी भाषा ब्राह्मी लिपि से निकली है। सभी लगभग जितनी भी हैं ज्यादातर भाषाएं की जड़ जो है वो ब्राह्मी लिपि को ही माना जाता है। तो ये कब पता चला, कैसे पता चला? तो वही जिसका नाम अभी मैंने बताया, जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने ही 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने भारत के पंडितों की मदद से बंगाली और देवनागरी, पंडित जो ब्राह्मण हुआ करते थे उनको संस्कृत की भाषा की नॉलेज होती थी, तो उनसे ही बातचीत करके उनकी मदद से बंगाली और देवनागरी लिपि में बहुत सारी पांडुलिपियां पढ़ी गई। मतलब मैच किया गया कि ये किस पर, बहुत ज्यादा रिसर्च किया जाता है, इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इस शब्द को इससे मैच करके ये शब्द किस किस प्रकार से किस किस भाषा में, अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार से लिखी जाती है। तो इस प्रकार से पढ़ा गया और अक्षरों को प्राचीन अक्षरों से मेल करने का प्रयास किया गया। तो देख सकते हैं जैसे आप क लिखते हैं, प्रयास लिखा है ना, तो प्राचीन भाषाओं से मैच किया गया कि प कैसे लिखा जाता था। ठीक है, तो कई दशकों बाद जेम्स प्रिंसेप में ने अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाला। तो देख सकते हैं अशोक का जो है, अशोक ने जो भी चीजें लिखी है उसका मतलब रियल अर्थ जो है वो अभी भी नहीं निकाल जा सकता है। वो मतलब अंदाजा लगा के कि ये इस प्रकार से हुआ होगा तो इस चीज का अर्थ ये होगा, इस चीज का अर्थ ये होगा, तो एग्जैक्ट चीजें अभी भी मतलब उनको उन्होंने अंदाजा लगाया इससे मैच करके उससे मैच करके, तब पता चला है कि 1838 ईस्वी में जाकर कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो अलग अलग शब्दों का अर्थ जो है पता चल पाया। तो इस प्रकार से ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जा सका। अब बात करेंगे सिक्कों के बारे में। सिक्कों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बार ब्राह्मी लिपि भी दिखा देता हूं, देख लीजिए। अब ये देख सकते हैं ये ब्राह्मी लिपि है, मतलब ये लिपियों का जो है विकास होता है, ब्राह्मी से खरोष्ठी, खरोष्ठी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, मतलब ये विकास चलता जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, जैसे इसको किसी और तरीके से बदल दिया जाता है। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, क्या है ये? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो इन सभी से ही धीरे धीरे विकास होता है। देख सकते हैं ये आप, एक किसी शिलालेख पे लिखा गया है ये। अब इसका मतलब जो है कैसे पढ़ा गया, देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ शब्दों का मतलब लिखा है, जैसे ये इसका मतलब टा, इसका मतलब ना, इसका मतलब पा, इसका मतलब माँ, इस तरीके से या, रा, ये देख सकते हैं ये ब्राह्मी लिपि के शब्दों का जो है अनुवाद किया गया। तो इस प्रकार से ही कार्य चलता था। चलिए आगे बात करते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्के किस प्रकार के होते थे? तो व्यापार करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए आज के टाइम में भी आप कुछ खरीदने जाते हैं तो नोट दो या फिर सिक्के दो। अब पहले क्या था
नोट नहीं हुआ करते थे, सिक्के हुआ करते थे। वह या तो वो चांदी के होते थे या तांबे के होते थे या सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं बोला जाता है। टीवी में भी आपने देखा होगा, सीरियल्स में कहते हैं ना स्वर्ण मुद्राओं का सिक्का दो, इतने सिक्के दो, इतने सिक्के स्वर्ण मुद्राओं के, इतने चांदी के स्वर्ण सिक्के, इस प्रकार से बोला जाता है। तो चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6 शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व, मतलब 6 सदी ईसा पूर्व, मतलब 600 उधर और 2000 इधर, तो 2600 साल पहले प्रयोग किए गए, जिस पर खुदाई की जा रही थी तब यह सिक्के प्राप्त हुए। जब ये पता है आप सभी को इन चीजों के बारे में कैसे पता चला? वो जो पुरातत्वविद होते हैं, मैंने बताया, वो क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, खुदाई से फिर इनको चीजें मिलती हैं, तो वहां से ही इनको सिक्के मिले। तो सिक्कों को पता लगाया गया कि ये किस समय का है, तब उससे अंदाजा लगा कि ये 6 शताब्दी ईसा पूर्व की है। तो इन सिक्कों को राजा ने जारी किया था, राजा हुआ करते थे ज्यादातर प्रांतों में, तो वो राजा ही जारी किया करते थे इन सिक्कों को। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अमीर व्यापारियों ने सिक्कों को जारी किया हो। अमीर व्यापारी मतलब व्यापार करने के लिए, जैसे कुछ चीजें खरीदनी है, कुछ चीजें बेचनी है, तो उसमें आसानी हो। पहले वो वाटर सिस्टम होता था जिसमें एक चीज दो और दूसरी चीज लो, तो उसको खत्म करने के लिए सिक्कों का प्रयोग शुरू किया गया। तो शासकों के नाम और चित्र के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किया था। तो देखिए, हिंदू यूनानी शासक जो थे, उन्होंने शासक का नाम भी और शासक के चित्र भी उस पे बनाया जाता था, सिक्के पे बनाया जाता था। और ऐसे सिक्के किसने जारी किया? जो हिंदू यूनानी शासक हुआ करते थे। बेसिकली किस तरफ होते थे? ईरान, इराक, मतलब ये पूरा एरिया जो था, इस तरफ पूरा जो था इनका हिंदू शासक थे और यूनानी शासक मतलब यूनान में जाके शासन कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? जारी किया। फिर सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण राजाओं ने। अब देखिए, ये सारे वंशों के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे, तो अभी तो आपको बस ये नाम सुनने को मिल रहा है, कुषाण राजा कौन थे। आपने पहले पढ़ा हो बहुत सारे चैप्टर्स में, 11th क्लास में, 10th क्लास में, 9th में। तो कुषाण राजाओं ने जारी किए थे ऐसे सिक्के। कौन से? सोने के और चांदी के सिक्के, मतलब सॉरी, शासकों का नाम के साथ चित्र के वाले सिक्के किसने जारी किया था? हिंदू यूनानी शासक ने। और सोने का सिक्का कुषाण राजाओं ने। और इन सिक्कों का वजन और आकार उस समय के रोमन सिक्कों के जैसा ही हुआ करता था। मतलब जैसा सिक्का यहाँ भारत में मिलता था, वैसा ही रोमन में भी मिलता था। क्यों? जिससे मतलब भारत का व्यापार अगर रोमन में हो, तो उनका सिक्का भी आसानी से लिया जा सके और भारत का भी सिक्का आसानी से उनको दिया जा सके, इसलिए ऐसा किया जाता था। अब देखिए, पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योधेय शासकों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, जो कि हजारों की संख्या में वहां से मिले। मतलब बहुत सारे मटकों में रखते थे, मिट्टी में दबा के रखते थे। तो जब खुदाई की गई तो वहां से सिक्के हजारों की संख्या में, बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए। सोने के सबसे बेहतरीन सिक्के जो थे गुप्त शासकों ने, चंद्रगुप्त नहीं, वो गुप्त वंश जो है वो अलग है, समुद्रगुप्त वाला, और चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य वंश है, और गुप्त शासक जो है अलग है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ये हमारा हो गया कैसे हमें चीजों के बारे में पता चला। अब हम बात करने वाले हैं 16 महाजनपद। महाजनपद हुआ करते थे, जैसे अभी स्टेट होते हैं ना, जैसे इतने राज्य हैं, तो उस टाइम जो थे महाजनपद हुआ करते थे। तो ऐसे ही हम 16 महाजनपदों के बारे में अलग अलग चीजों की बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं 16 महाजनपद। अब देखिए, 16 महाजनपद जो है, मैंने थोड़ा सा डिटेल बताया। जैसे ये मगध जो है, बेसिकली वहां बिहार में होता था। कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, ये सब आप टीवी में जैसे महाभारत वगैरह देखते हैं, तो उसमें भी इन राज्यों का नाम यूज किया जाता है। जैसे गांधार राज, वो जो शकुनी था, वो कहाँ का राजा था? तो गांधार। अवंती जैसे नाम अक्सर मिलते हैं बहुत सारी जगहों पर, ग्रंथों में। ठीक है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक भारतीय इतिहास में छठी सदी ईसा पूर्व को एक अहम बदलावकारी काल मानते हैं। इस काल को अक्सर प्रारंभिक राज्यों, नगरों और लोहे के बढ़ते इस्तेमाल एवं सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। तो ये आप पॉइंट लिख लीजिए। और देखिए, ये जो टाइम था, इसी टाइम को बेसिकली महाभारत काल माना जाता है। ये जो 16 महाजनपद थे, इस टाइम को ही महाभारत काल भी कहा जाता है। मतलब इसी के आसपास जो था महाभारत भी हुआ था। और इस समय बौद्ध, जैन
मतलब इन धर्मों का भी विभिन्न प्रकार से विकास हुआ। दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का जिक्र मिलता है। तो ये जिक्र जो है 16 राज्य किसके ग्रंथों में मिलते हैं? बौद्ध, गौतम बुद्ध का नाम सुना है, महावीर जैन का नाम सुना है आपने। तो ये जैन के और बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक हुआ करते थे। गौतम बुद्ध तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जबकि जैन धर्म के संस्थापक और कोई है, और महावीर जैन उनके सबसे अंतिम वो बोला जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें कार्य किया। अब देखिए, मतलब 16 जनपदों के नाम सारे नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ महान महान जो जनपद थे, जो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और जो बहुत ज्यादा ताकतवर राजा हुआ करते थे वहां, उनके कुछ नाम है, जैसे कि बताया मैंने, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल। कुरुवंश, कुरु का राजा बोला जाता है। पांचाल, पांचाल जो था वो पांचाली बोला जाता है। किसको पांचाली बोला जाता है? उसको द्रौपदी को। और गांधार एवं अवंती जैसे नाम अक्सर मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे अहम महाजनपदों में गिने जाते होंगे। और अधिकांश महाजनपद पर क्या होता है? सभी पे ज्यादातर शासन किसका होता था? राजा का होता था। गण और संघ के नाम के राज्यों में लोगों के समूह शासन करते थे। गण जहां बोला जाता है या संघ, वहां क्या होता था? लोगों का समूह जो था वो शासन करता था। अब आगे बात करते हैं। चलिए, हर जनपद की राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। जो जनपद की राजधानी होती थी, मेन राजा वहीं रहता था, तो उसके चारों तरफ किला बनाता था। किले बने होते थे, बहुत बड़े बड़े किलों के बारे में सुना होगा आपने नाम। तो वो किला का जो विकास था वो आगे तक भी चलता रहा। तो ये किला बनाया जाता था। और किलेबंद राजधानियों के रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए अधिक धन की जरूरत थी। तो पैसे तो चाहिए थे, तो वो क्या करते थे? कर वसूलते थे। तो शासन किसानों और व्यापारियों से कर वसूलते थे। ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी राज्यों को लूटकर धन इकट्ठा किया जाता हो। ऐसा भी किया जाता था। एक राज्य ने दूसरे राज्य पर आक्रमण किया, वहां का धन लूटा और उस पर कब्जा भी कर लिया। कई बार ऐसा भी होता था। ठीक है। और अस्थायी शासन बनाने लगे और नौकरशाही रखने लगे। नौकरशाही मतलब वहां के, जैसे राजधानी है, वहां पर किला है, तो किले में देखभाल करना, और उसके द्वारपाल और उसमें काम करने वाले लोग, तो अलग अलग प्रकार से, मतलब ये नौकरशाही बोला जाता है इनको। तो नौकर भी रखने लगे थे। अब इसमें बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो था वो था मगध। हम मगध की बात करने वाले हैं अब इस टॉपिक में। तो वैदिक काल के जस्ट बाद, तुरंत बाद जो शुरू हुआ था, वो बेसिकली मगध जो था वो बहुत शक्तिशाली था। और इसके शक्तिशाली बनने का ये क्वेश्चन है एक प्रकार से, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। मैं जितना भी चीजें करवा रहा हूँ वो मैं क्वेश्चंस के आधार पर करवा रहा हूँ बेसिकली, लेकिन लिखा नहीं है क्वेश्चन के रूप में। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वहां के कैसे राजा करते थे और कैसे खरोष्ठी लिपि को पढ़ा गया, तो वो क्वेश्चन है बेसिकली। आप कैसे, कब, कहाँ लगा सकते हैं उसके आगे। तो अब बात करने वाले हैं महाजनपद जो था वो मगध, वो कैसे इतना समृद्ध था और शक्तिशाली था, उसका क्या कारण था? तो ये जो था, इसके चारों तरफ नदियां थी। तीन तरफ से ये नदियों से और एक तरफ पहाड़ से घिरा था। तो ये बेसिकली मगध जो था वो आज के टाइम में बिहार पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, मगध राज्य। और आज के टाइम में वहां पर पटना बिहार राज्य का पटनी राजधानी के आसपास का एरिया माना जाता है। तो ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। प्राकृतिक रूप से सुरक्षित कैसे था? ये नदियों से घिरा हुआ था। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, उसके बारे में थोड़ा सा वहां से बात करेंगे हम। तो प्राकृतिक सुरक्षित कैसे था? और इर्द गिर्द पहाड़ियां थी। देखो मैं बता रहा था, जो जो प्राकृतिक रूप से इसकी रक्षा करती थी। और यहाँ पर जो था, भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां थी? देखिए, गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई के साधन उपलब्ध के कारण यहाँ फसल अच्छी होती थी। जंगलों में हाथी थे। जंगल में हाथी पाए जाते थे जो कि सेना के बहुत काम आते थे। अब हाथियों को क्या किया गया? पालने जाने लगा। तो हाथियों का सबसे पहला उपयोग जो था वो पोरस के नाम से है, कि पोरस ने सबसे पहले हाथियों को युद्धों में उपयोग किया गया और सेना में उपयोग किया गया हाथियों का। योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे। महत्वाकांक्षी मतलब दूसरे राज्यों पर कब्जा करने के लिए, महत्वाकांक्षा मतलब अपनी आकांक्षाओं पर वो रखते थे कि दूसरे राज्यों से हमें शासन करना है, वहां से पैसे लूट रहे हैं, मतलब बहुत प्रकार से, इस प्रकार से मतलब वो थे
और मगध के राजा बहुत योग्य और शक्तिशाली हुआ करते थे, जैसे धनानंद था, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद फिर अशोक, ये सारे जो थे, और समुद्रगुप्त, ये सारे वहीं से राज्य किया करते थे, मगध से। मगध इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमि थी, सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक जो बोला जाता है आज के टाइम में, वो उनकी भूमि थी। और गंगा और सोन नदी के पानी से सिंचाई होती थी, जिससे व्यापार में, अब देखिए व्यापार करने में कैसे वृद्धि मिली। अब देखिए गंगा नदियों से क्या किया जाता था, नाव से व्यापार किया जाता था। उस टाइम सड़कों का इतना विकास नहीं था, तो इसलिए नदी मार्ग बहुत ज्यादा आसान भी होता है और बहुत कम खर्चे में उसको उपयोग किया जाता है। तो नदी मार्ग से वहां पर व्यापार किया जाता था। और देखिए वहां पर जो है लोहे की खदानों, जिससे सेना ने में हथियार बनाए जाते थे, सेना में हथियार, सेना के उपयोग के लिए हथियार बनाए जाते थे। मैं आपको अब एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो मगध जनपद की वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट दिखाएगा, जिसमें चारों तरफ से नदियां कैसे हैं वो दिखाना चाहता हूँ मैं। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, देखिए ये है मगध राज्य, तो ये गंगा नदी का निशान है और ये सोन नदी है, और इस तरफ से भी देख सकते हैं आप, ये नदियां हैं, और यहाँ पर पहाड़ी एरिया पूरा है। तो इसलिए ये मगध जो था, इसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट बहुत ही अच्छा था, और इसको चारों तरफ से ही सुरक्षा प्रदान किया गया था, इन नदियों के द्वारा ये सुरक्षित था। मतलब किसी तरह से भी आक्रमण होने के चांसेस बहुत कम हुआ करते थे। और देखिए आप सभी को यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग जैसे कौशल राज्य, विदेहा, अंग राज्य, विंध्या, ये किकटा, पांचाल, कुरु, विका, मदार, गंधार, सिंधु, कंबोज, ये सारे जो थे उस टाइम के बहुत ज्यादा वो हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे जल्दी से बताएं, महाजनपद हुआ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं आरंभिक साम्राज्य की। तो ये हमारा हो गया इसके बारे में पूरा, कि मगध शक्तिशाली कैसे था, क्यों था। अब आरंभिक साम्राज्य, तो आरंभिक साम्राज्य था वो मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो जैसे ही मगध जो था उसका विकास हुआ, और यहाँ से धनानंद को खत्म किया गया, धनानंद को हरा कर मौर्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने अपने साम्राज्य की स्थापना करी। कब की थी, 321 ईसा पूर्व। ठीक है, 321, ये याद करने की बात है, आप याद कर लीजिएगा, कोशिश कीजिए याद हो जाए, बार बार पढ़िएगा तो जरूर याद हो जाएगा। और कोई बात नहीं, अगर याद नहीं भी होता है तो बाद में याद हो जाएगा। ठीक है, मैं की थी जो कि पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। मतलब सोच सकते हैं अफगानिस्तान, जो आज के टाइम में दूसरा देश है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ तक फैला हुआ था हमारा आरंभिक साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य बेसिकली। तो अब मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें कैसे जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश कौन थे, कैसे शासन किया, उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है उसकी बात करते हैं हम। तो जानकारी के स्रोत जो थे, पहले मूर्तिकला, मूर्तिकला मतलब मूर्तियों से पता चला। समकालीन रचनाएं मेगास्थनीज द्वारा लिखित, मेगास्थनीज एक वो था, यात्री था जो भारत आया था उस टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने एक पुस्तक लिखी इंडिका नाम से, इंडिका नाम की पुस्तक जो थी उसने अपनी भाषा में लिखी, और उस भाषा मतलब वो बुक अपने यहाँ से ले गया, यूरोप ले गया मेगास्थनीज, और यूनान ले गया बेसिकली। और वहां से फिर उस पुस्तक से ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो मतलब ये जो मेगास्थनीज था वो कौन था, यूनानी राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। फिर अर्थशास्त्र पुस्तक, चाणक्य द्वारा, चाणक्य ने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। इस पुस्तक से मौर्य शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों, मतलब पुरानी पुरानी कहानियां सुनने को मिलती है, उन चीजों से भी, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथों तथा और भी कई प्रकार के ग्रंथों से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब आगे बताऊं उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं आगे पढ़ाने वाला हूं अगले वीडियो, मतलब इससे जैसे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, ये सारी चीजें मैं अब अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। तो ये आज का वीडियो हम यहीं खत्म करेंगे, बस 2 पॉइंट और लिखना है अशोक के स्तंभ से और
साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने दोस्तों का भी भला हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बांटिए। ये जो जानकारियां हैं, ये नॉलेज है, ये नॉलेज को बांटने से आपके नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज कैसे बढ़ेगा? आप उनको देंगे, फिर वो आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे, आपके वो मतलब दोनों आपस में जानकारियों को शेयर करेंगे। जो चीज आपको नहीं दिखी उनको दिखेगी, वो उनको जो चीज दिखी वो आपको नहीं दिखी तो वो बताएंगे। मतलब इस प्रकार से नॉलेज शेयर होता है। तो शेयर कीजिए जरूर से जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, मतलब नीचे जो है, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो आते ही तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख सकें और अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।